डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ख़ास है। दोस्तों, आज आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज से आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो जीव विज्ञान आपके लिए एक रामबाण की तरह होगा दोस्तों। और आज के बाद आपका मेरे वीडियो पर बने रहें, और आज के बाद आपका इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं दोस्तों। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, हर एक शब्द का मतलब बताएंगे दोस्तों कि किस शब्द का क्या क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में आज हम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ना है दोस्तों। इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या परिचय है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देर करे हुए बढ़ते हैं आगे। क्या क्या है दोस्तों, ठीक है, पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हर एक शब्द का मतलब मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिए क्या क्या है। लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको चीज़ एक बताता हूँ दोस्तों। देखिए, आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजी। ठीक है, मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ दोस्तों कि बायोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो लैटिन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, एक है बायोस, ठीक है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है जीव, ठीक है, और लागोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन, मतलब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज़ नोन एज इज ट्रीटेड एज बायोलॉजी। तो वो आपका बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का मतलब हो गया। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बायोलॉजी आपका दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, कितना पार्ट्स में है? तो बायोलॉजी आपका दो पार्ट्स में है। कौन कौन है देखिए, पहला है दोस्तों बोटनी। कौन है? बोटनी। ठीक है, पहला क्या है? बोटनी है दोस्तों। ठीक है, बोटनी, बोटनी जिसे हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या है? सेकंड में होगा आपका जूलॉजी। सेकंड में क्या है? जूलॉजी है दोस्तों। सेकंड में जूलॉजी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? एक तरीका से जंतु विज्ञान भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, जूलॉजी। अब बोटनी क्या है, जूलॉजी क्या है? तो बोटनी में क्या किया जाता है? पेड़ पौधों के बारे में यानी वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आपका बोटनी में किसका अध्ययन किया जाएगा? वनस्पतियों यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो वो कहलाएगा बोटनी। लेकिन जूलॉजी किसको बोलते हैं? जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाए, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, तो वो जूलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा चीज़, एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, आगे ये सब पढ़ने के लिए है दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भाई साहब, फादर ऑफ बोटनी कौन? ठीक है, क्या पूछेगा आपसे? फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी, तो आपको बोलना है क्या चीज़? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। बार बार बोलिए, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थोड़ा लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो समझ लीजिए थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। तो आपको याद रखना है, फादर ऑफ बोटनी तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा फादर ऑफ जूलॉजी बता दो आप हमको, फादर ऑफ क्या बता दो? जूलॉजी बता दो, फादर ऑफ जूलॉजी बता दो, फादर ऑफ जूलॉजी, तो कौन हो जाएगा? अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु। ठीक है, आपको याद रखना है। एक चीज़ और, आपको फादर ऑफ जूलॉजी पूछे या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे, फादर ऑफ जूलॉजी पूछ ले या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ ले, आपको हर हालत में अरस्तु ही लिखना है दोस्तों, जो कि यूनान के थे दोस्तों। ठीक है, इन्हीं का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये अरस्तु का कथन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपको बता चुका हूँ, और भी कुछ होगा तो अब आगे देखिए आगे क्या क्या है। ठीक है, तो मेन मेन पार्ट्स मैं बता चुका हूँ, अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए,
क्या कह रहा है? कह रहा है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीवधारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो बायोलॉजी कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका जो जीव विज्ञान है दोस्तों, वो विज्ञान का ही ना एक शाखा है। ठीक है, तो उसको ब्रांच के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। ठीक है, जैसे आप ये ऐसे समझ लो दोस्तों कि जैसे ये बायोलॉजी है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये बायोलॉजी किसका पार्ट्स है? ठीक है, किसका शाखा है? तो ये साइंस का ही ना पार्ट्स है। ठीक है, तो साइंस के ब्रांच के रूप में जो श्रेय जो दिया जाता है लाने के लिए, वो अरस्तु को दिया जाता है। स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अरस्तु को। तो ये वही इसमें बोल रहा है। ठीक है, चलिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? देखिए, ये शब्द समझने वाला है दोस्तों। कह रहा है परंतु जीवधारियों, यहाँ पर ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये जीव दीप कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? परंतु जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है, कौन शब्द का प्रयोग? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लाइमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के थे, नामक दो वैज्ञानिकों ने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप बायोलॉजी जो शब्द सुनते हो, बायोलॉजी, ठीक है, तो इस शब्द को लाने वाले कौन थे? तो लाइमार्क और ट्रेविरेनस बायोलॉजी शब्द को लाने वाले थे, या कह लीजिए कि उसका प्रयोग करने वाले कौन थे? लाइमार्क यानी फ्रांस के, और ट्रेविरेनस जर्मनी के। इन दो वैज्ञानिकों का योगदान है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। कह रहा जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखा मैं पहले ही बता चुका हूँ, बोटनी और, ठीक है, जूलॉजी, मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है, यह भी बताया हुआ है। नेक्स्ट, जबकि प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं के क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहा है? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया है दोस्तों, हिस्टीरिया प्लांटरा में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। इसमें आपको बहुत तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों कि बताइए हिस्टीरिया प्लांटरम पुस्तक किसने लिखा? तो आपको नाम बोलना है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, उसमें क्या है? तो आपको बोलना है कि उसमें 500 किस्म से अधिक पौधों के बारे में उन्होंने जानकारी दिया था। किन्होंने? तो थियोफ्रेस्टस ने जानकारी दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे क्या? अरस्तु को जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। तो कौन? अरस्तु, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट्स खत्म हो चुका है। आगे क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों? वर्गीकरण होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि जीवधारियों का वर्गीकरण करना पड़ गया? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस संसार में, इस वर्ल्ड में एक एनिमल तो है नहीं, एक जंतु तो है नहीं। ठीक है, बहुत सारे जंतु है, तो उन सब का अध्ययन करने के लिए, सुगमता से, आसानी से अध्ययन करने के लिए उनको कई ब्रांच में बांट दिया गया ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो। इसी कारण से जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण किस लिए किया गया? ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो। जैसे आप एक दवाई दुकान में जाते हो दोस्तों, तो सब के लिए देखते हो कि खांसी का रहता तो अलग है, ठीक है, सर्दी का है तो अलग है, या फिर आप किताब दुकान में जाते होगे तो साइंस का अलग किताब रहता है, ये मैथ का अलग अलग रहता है, माने इंग्लिश का है तो इंग्लिश के लिए अलग जगह है। तो इस तरीके, तो वहाँ पर ढूंढने में क्या होता है? आसानी हो जाता है। उसी तरीके से जीवधारियों का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, वर्गीकरण क्यों किया गया? ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो। इसी कारण से जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, समझिएगा दोस्तों, इसे क्या है समझिए। क्या कह रहा है? जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब जीवधारियों के वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर कौन बताया था? तो कौन? जॉन रे। ठीक है,
वैज्ञानिक आधार अगर आप पूछ ले कि जीवधारियों के वर्गीकरण का आपका आधार किसने दिया था, तो जॉन रे बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछेगा, पूछता भी है दोस्तों कि आधुनिक वर्गीकरण, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण करने वाले कौन थे, तो आपको जवाब देना है स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी अगर पूछेगा तो आपको कैरोलस लीनियस ही बोलना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। कैरोलस लीनियस बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर, जेनेरा प्लैंटरम, ठीक है, फिलोसफिया बोटनिकल, ये सब बुक का नाम है, क्लासेस प्लैंटरम में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। ये कुछ बुक का तो नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। पूछेगा कि सिस्टमा नेचर के बताइए किसने लिखा, तो कैरोलस लीनियस। अगर पूछेगा जेनेरा प्लैंटरम किसने लिखा, तो कैरोलस लीनियस ही बोलना है, ठीक है। पूछेगा फिलोसफिया बोटनिकल किसने लिखा, तो कैरोलस लीनियस ही। अगर आपसे पूछ दे क्लासेस प्लैंटरम कौन लिखा, तो कैरोलस लीनियस ही। तो सारे बुक के जो ऑथर जो हैं, ठीक है, वो कौन है, वो है कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो आपको कैरोलस लीनियस को याद रखना है, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। कह रहा है इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस के अनुसार संपूर्ण जीवधारियों को कितने भागों में बांटा, ठीक है। सिस्टमा नेचर में उस बुक में चर्चा है, और 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन कौन है, तो एक है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, और सेकंड है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीवधारियों के बारे में बांटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली की शुरुआत हुई, उससे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट किंगडम की शुरुआत की, ठीक है, एनिमल किंगडम की शुरुआत की। तो आप बताइए प्लांट किंगडम में किसका चर्चा रहेगा, प्लांट के बारे में चर्चा रहेगा, और उसी के सिस्टम के बारे में लिखा हुआ रहेगा। एनिमल है तो एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर एक सिस्टम की शुरुआत हुआ, एक पद्धति की शुरुआत हुई कि प्लांट अलग है और एनिमल अलग है। तो इससे जो सिस्टम का शुरुआत हुआ दोस्तों, ठीक है, तो इससे आधुनिक सिस्टम, आधुनिक प्रणाली का शुरुआत हुआ। इसी कारण से कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ टेक्सोनोमी। बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किनको कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। ये भूलिएगा मत, ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कैरोलस लीनियस हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि 1969 ईस्वी में R.H. विटकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा, ठीक है। तो 2 भाग में बांटने वाले कौन थे, आपके R.H. विक्टर। समस्त जीवधारियों को 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग कौन कौन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, वो 5 भाग कौन कौन है। देखिए क्या क्या है, ध्यान दीजिए। मोनेरा है दोस्तों, ठीक है, क्या है, मोनेरा, एक सेकंड, ठीक है। पहला है आपका मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर P फॉर प्लांटी, F फॉर फंगी, ठीक है, I फॉर एनिमेलिया, ठीक है। तो यही 5 भागों में बांटे थे R.H. विटकर दोस्तों। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंगी है और एनिमेलिया है। इससे संबंधित जो पॉइंट है इसी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कि मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, प्लांटी में क्या है, फंगी में क्या है, और एनिमेलिया में क्या क्या है, इसी के बारे में जानना। अगर आप ट्रिक याद रखना चाहते हो तो ये ट्रिक आपका है दोस्तों, MPPF है, ठीक है, MPPF है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप इसे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है आगे। आगे मोनेरा के बारे में कुछ बताया दोस्तों। एक एक शब्द का मतलब समझना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द के बारे में हमें समझना है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए।
कह रहा है मोनेरा में कि इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। पहले आप समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है, ऐसे विस्तृत डिटेल से मैं आगे भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए आप याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जीव उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद हो, सॉरी वास्तविक केंद्रक मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो। ठीक है, तो उससे भी प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। और क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है कि आप बता दीजिए कि बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, तो मोनेरा हो जाएगा। पूछेगा आप ये बता दो साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, तो आपका मोनेरा के अंतर्गत आता है। अगर आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कि आर्की बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, तो आपको क्या जवाब देना है, मोनेरा ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये सब मोनेरा में ही आता है। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है। मोनेरा समझ में आ गया, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे क्या, प्रोटिस्टा के बारे में, चलिए प्रोटिस्टा के बारे में समझते हैं। देखिए प्रोटिस्टा में क्या कह रहा है इसमें, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, ठीक है, प्रायः जलीय यूकैरियोटिक लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया है। अब समझिए, देखिए वहाँ पर क्या था, प्रोकैरियोटिक, अब यहाँ पर क्या है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद हो। ठीक है, जिसमें वास्तविक केंद्रक रहेगा दोस्तों तो वो आपका कहलाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक जो आता है वो प्रोटिस्टा वाला में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या कह रहा है, युगलीना का चर्चा किया है। युगलीना इसी जगत में आता है। ठीक है, युगलीना को पादप एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार के जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और सूर्य के प्रकाश अभाव में इतर पोषी। देखिए समझिए, मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई साहब आप बता दो कि युगलीना किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा। आपको जवाब क्या देना है, प्रोटिस्टा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटिस्टा आपको जवाब देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आप हमको ये बता दो कि पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है, पादप जगत और एक जंतु जगत, ठीक है, दोनों के बीच की योजक कड़ी किसको माना गया है, तो युगलीना को माना गया है। किसको माना गया है, युगलीना को। कंप्लीट है दोस्तों, योजक कड़ी पादप, मैं पादप जगत बोल रहा हूँ, पादप जगत और पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी किसको माना गया है, तो युगलीना को माना गया। अब युगलीना का कुछ खासियत भी बताया दोस्तों कि युगलीना जो होता है वो दो तरह के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो कहता है इसमें कि सूर्य के, है ना, सन के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी, जो सन जो है दोस्तों, तो सन के प्रकाश की उपस्थिति में वो कैसा होता है, स्वपोषी। स्वपोषी हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो आपका कहलाएगा स्वपोषी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसा गुण आपका युगलीना में भी पाया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना। और सेकंड क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश के अभाव में, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तब वो कैसा जीवन को प्रदर्शित करेगा, इतर पोषित, मतलब अपना भोजन के लिए वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहेगा। ठीक है, तो ये युगलीना में दोनों का गुण पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए आगे है प्लांटी के बारे में। ठीक है, प्लांटी, ठीक है, यानी पादप के बारे में क्या है समझिए। कह रहा है इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव आते हैं। ठीक है, शैवाल है, मौस है, पुष्पीय है, अपुष्पीय बीज आते हैं। देखिए समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, बहुकोशिकीय तो आपको समझ में आता होगा दोस्तों, बहुकोशिकीय किसे बोलते हैं, जो बहुत सारे कोशिका का बना होता है वो बहुकोशिकीय। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण तो आप समझते ही हो। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव जो होते हैं वो किस में आते हैं, पादप बला में आते हैं, ये तो नाम ही से पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा कौन कौन, इसके अलावा शैवाल जो होगा वो भी पादप के अंतर्गत ही आता है। मॉस जो होता है वो भी पादप के अंतर्गत ही आता है। जितना भी पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे हैं वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी आपका आता है पादप के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, फूल और बिना फूल वाला जो पौधा जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा प्लांटी के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा देखिए आगे क्या कह रहा है दोस्तों। आगे है कवक यानी फंगी के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इस जगत में वह यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक है, पहले आप इतना का पहले मतलब समझिए क्या होता है। यूकैरियोटिक का मतलब तो आप पहले से भी समझ रहे हो, मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, परपोषित कहने का मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है, उसे हम परपोषित बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे जीव इसमें सम्मिलित किया गया। अब क्या बोल रहा है, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। अब पोषण क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं पोषण का मतलब आपको बताता हूँ दोस्तों कि पोषण होता क्या है। जैसे आप भोजन करते हो ना, ठीक है, तो भोजन क्या करते हो आप, करते हो तो भोजन करने के बाद आपको भोजन में क्या कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोटीन वगैरह ये सब पाया जाता है, तो जो एनर्जी मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो बस वही पोषण है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो पोषण है। जो हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह या एनर्जी बसा जो है जो भी है, ठीक है, ये सारा पोषण होता है। तब फंगी में क्या होता है, फंगी में यूकैरियोटिक आएगा, परपोषित जीव आएगा, और क्या आएगा, कह रहा है कि वैसा जीव आएगा, ये सब तो आएगा ही जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक है, मतलब उसका बॉडी जो बढ़ेगा, पोषण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, अवशोषण द्वारा। ठीक है, तो अवशोषण द्वारा होता है। ठीक है, इसमें सभी इतर पोषित जीव आते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता दोस्तों। ठीक है, दूसरा पर वो डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, या परजीवी अथवा मृत जीवी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों वर्ड का मतलब आपको समझना है। ठीक है, इन दोनों वर्ड का मतलब थोड़ा सा आपको समझना है कि परजीवी क्या होता है और मृत जीवी क्या होता है, ये आपको समझना है। मैं आपको परजीवी का मतलब पहले बताता हूँ कि परजीवी क्या होता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये बॉडी है, ठीक है, ये शरीर है, ठीक है, ये किसी आदमी का शरीर है दोस्तों। ठीक है, और ये जिंदा है दोस्तों। ठीक है, तो कोई जिंदा शरीर में, ठीक है, जिंदा शरीर में, ठीक है, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सूक्ष्म जीव आपके शरीर में रहकर भोजन ग्रहण कर रहा है तो वो परजीवी कहलाता है। मतलब बॉडी जिंदा रहना चाहिए, शरीर जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, और आपके शरीर में रहकर वो भोजन ग्रहण करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव है, तो वही कहलाता है परजीवी। वो क्या कहलाता है, परजीवी। जैसे आपने नाम सुना होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबीय पेचिस रोग होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पेचिस वाला में क्या होता है कि इसमें जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो परजीवी जो होता है वो आंत को खाता है। माने आदमी का शरीर तो जिंदा है और उसके आंत को वो धीरे धीरे खाने लगता है। ठीक है, तो वो परजीवी, उसी को परजीवी बोलते हैं कि बॉडी जिंदा रहना चाहिए और आपके बॉडी में से भोजन को वो ग्रहण कर रहा है, तो वो परजीवी होता है। अब मृत जीवी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बॉडी क्या हुआ है, ठीक है, मृत है। मृत बॉडी से, मृत शरीर से अगर भोजन ग्रहण करेगा तो वो कहलाएगा मृत जीवी। वो क्या कहलाएगा, मृत जीवी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी कोशिका, देखिए आगे देखिए, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन के बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। आपको ध्यान में रखना, काइटिन बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, काइटिन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आगे क्या है, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों, एनिमेलिया में क्या है दोस्तों, कह रहा है इसमें सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीवों को शामिल किया गया है। इन्हें मेटाजोआ कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब तो हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बहुकोशिकीय क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक क्या होता है मैं ये भी बता चुका हूँ। उपभोक्ता किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता नहीं है, दूसरा पर डिपेंड होता है, ठीक है, वो उपभोक्ता होता है। तो ये सारा का सारा किस में आता है, एनिमेलिया में आएगा। ठीक है, एनिमेलिया में आएगा।
ठीक है। तो एनिमेलिया को बायोलॉजिकल टर्म से एक नाम दिया गया है मेटाजोआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस नाम को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हो सके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेटाजोआ जो होता है वो किस में आता है, तो एनिमेलिया में आता है। एक अलग से बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है दोस्तों मेटाजोआ को आपको ख्याल रखना है। और देखिए इसमें क्या क्या आता है एनिमेलिया में, हाइड्रा का नाम सुना है आपने, ठीक है। तो हाइड्रा जो होगा, हाइड्रा नाम है दोस्तों, जीव का नाम है, ठीक है। हाइड्रा एनिमेलिया में आता है। जेली फिश का नाम सुना होगा दोस्तों, जेली फिश, ये भी किस में आता है, आपका एनिमेलिया में आता है, ठीक है। सितारा मछली जो स्टार फिश होता है वो भी आता है, एनिमेलिया में ही आता है। सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले जीव होता है, जैसे मगरमच्छ है, सांप है, ये सारा कुछ एनिमेलिया में आता है दोस्तों, रेंग कर चलने वाले जो होते हैं। उभयचर, जैसे हम इंग्लिश में एम्फीबिया बोलते हैं, उभयचर को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, एम्फीबिया, ठीक है। जो स्थल और पानी दोनों पर पाया जाता है, ठीक है, उसी को उभयचर बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया दोस्तों, ये भी किस में आएगा, एनिमेलिया में ही आएगा। पक्षी, ठीक है, एनिमेलिया में ही। स्तनधारी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, स्तनधारी भी किस में आएगा, एनिमेलिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लास्ट में कृमि लिखा हुआ, कृमि जो कीड़ा जो होता है वो भी किस में ही आता है, एनिमेलिया में ही आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 कैटेगरी खत्म हो चुका है दोस्तों। R.H. विटकर ने 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 भागों में बांटे थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी हो गया दोस्तों, प्लांटी है और एनिमेलिया, ये पांचों मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। बस हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब आगे क्या है, ये वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है। ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का पार्ट 1 है। मैं पार्ट 1, 2, 3 इस तरीक़े से पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, आराम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अब लास्ट ही है। क्या कह रहा है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, मतलब 2 नाम वाला पद्धति, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जीव का कितना नाम हो, द्विनाम हो, 2 नाम हो, ठीक है। उसी के बारे में हमें कंसेप्ट हासिल करना है, ठीक है। चलिए क्या है इसे समझिए आप। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, आपसे पूछेगा कि बता दीजिए भाई साहब द्विनाम पद्धति को देने वाले कौन थे, ठीक है। तो आपको नाम बोलना है कैरोलस लीनियस, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। द्विनाम पद्धति को देने वाले कौन थे, तो कैरोलस लीनियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब ये द्विनाम पद्धति है क्या, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस का नाम आपको ख्याल होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा, देखिए इससे या इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। पहला शब्द वंश को बताता है दोस्तों, जिसको जेनेरा बोलते हैं, और दूसरा शब्द जाति यानी स्पीसीज को बताता है, ठीक है। मैं आपको देखिए दोस्तों, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं यहीं पर बताता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आगे भी पढ़ने के लिए आगे लाइन लिखा हुआ होगा दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो, ठीक है, और सेपियंस, यही ना है ना, होमोसेपियंस है, ठीक है। आपको पता होगा होमोसेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो यही है दोस्तों द्विनाम पद्धति, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि होमोसेपियंस तो आ गया, तो इसमें क्या था दोस्तों, होमो जो होता है, पहला वर्ड जो होता है वो किसको बताता है, तो पहला वर्ड जो होगा वो बताता है वंश को, ठीक है। ये किसको बताता है, ये बताएगा वंश का नाम। तो आपसे पूछेगा कि बताइए मनुष्य के वंश का नाम क्या है, तो आपको बोलना है होमो है, ठीक है। पहला वर्ड जो रहेगा वो वंश यानी जीनेरा को बताता है, याद रहेगा आपको। सेकंड पूछेगा कि बताइए सेपियंस क्या है, तो सेपियंस जाति को बताता है दोस्तों, ठीक है। तो पूछेगा कि मनुष्य का जाति कौन है, तो सेपियंस उसका जात है।
ये वैज्ञानिक आधार पर है दोस्तों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ठीक है, ये वंश हो गया और सेकेंड में जाति हो गया। लेकिन आगे एक चीज़ और कहता है दोस्तों, ये तो मैं हो गया होमोसेपियंस, ठीक है। और होमोसेपियंस लिखने के बाद लास्ट में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं लास्ट में वैज्ञानिक का नाम लिखा रहेगा, जैसे देखिए होमोसेपियंस जो नाम दिए थे वो कैरोलस लिनियस नाम दिए थे, तो लास्ट में जो लिखा रहा था वो वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ रहता, लिन लिखा हुआ रहेगा। लिन मतलब हो गया लीनियस, मतलब होमोसेपियंस जो नाम दिए थे वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, वो लीन मतलब लीनियस दिए थे, तो लास्ट में वैज्ञानिक का नाम रहता है, ठीक है। तो पहला जो होता है वो वंश को बताएगा, सेकंड जाति को बताएगा, और लास्ट में जो होता है लीन वो वैज्ञानिक का नाम होता है कि किस वैज्ञानिक ने उसे नाम दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। वही सब आगे लिखा हुआ होगा दोस्तों, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखिए हो गया ये, इस लाइन तो ये लाइन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वंश तथा जाति के नाम के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, ठीक है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, ठीक है, खोजा, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया, ठीक है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस लिन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब करने की तो कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, एक बार मैं दिखा देता हूँ सिर्फ, ठीक है, बताया हुआ है ये सब, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है दोस्तों, रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड। देखिए दोस्तों, क्या क्या कह रहा है, कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। हमें जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम के साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ना है, और ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारा तो आपको याद भी होगा, जिसे नहीं याद होगा उसे हम ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िए, क्या क्या है देखिए। क्या है पहला, पहला है दोस्तों मनुष्य, ये तो अभी मैंने बताया है, होमोसेपियंस, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है भाई साहब, होमोसेपियंस जवाब देना है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट है दोस्तों मेढक, तो मेढक का क्या हो जाएगा, राणा टिग्रीना, ये भी आपको याद ही होगा, बहुत बार याद किए होंगे दोस्तों। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राणा टिग्रीना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे है, आगे है दोस्तों बिल्ली। तब बिल्ली का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। देखिए मैं इसका बता देता हूँ, जैसे देखिए बिल्ली जो होता है दोस्तों, जो कैट जो होता है, कैट को आपको क्या किया जाता है, पाला जाता है ना। और डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू जानवर, ठीक है, जिसे हम पालते हैं उसे डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं ना। तो कैट को क्या किया जाता है, डोमेस्ट किया जाता है, मतलब कैट जो होता है वो घरेलू होता है, ठीक है। कैट को भी बहुत सारे जगहों पर पाला जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि कैट का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, बस इस ट्रिक को आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुत्ता है दोस्तों, ठीक है, डॉग, तो डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलियरीज, ठीक है। ये भी, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ, डॉग, ठीक है। डॉग यानी डॉग का क्या है, कैनिस फैमिलियरीज, ठीक है। चलिए देखिए फैमिलियरीज, तो डॉग जो, देखिए दोस्तों डॉग को भी पाला जाता है, तो डॉग जो होता है दोस्तों फैमिली का भी अहम हिस्सा बन जाता है, ठीक है। फैमिली यानी फैमिली का ये तो हिस्सा बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आएगा कि डॉग का क्या हो जाएगा, कैनिस फैमिलियरीज। आपने बहुत सारा विदेशों में भी देखा दोस्तों, कुत्ता को पाला जाता है, बहुत तरह के कुत्ता डॉग्स होते हैं, तो उनको फैमिली की तरह ही माना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से आप याद रख सकते हो कि डॉग का क्या हो जाएगा, कैनिस फैमिलियरीज हो जाएगा, कैनिस फैमिलियरीज, ठीक है। चलिए कैनिस फैमिलियरीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, गाय, यानी काऊ का क्या है, बॉस इंडिकस। क्या है दोस्तों, बॉस इंडिकस, ये भी आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है। इसको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस, ठीक है, ठीक है। देखिए अब भैंस का पूछेगा दोस्तों, भैंस का ही पूछता है, तो उसका नाम है बुबोलिस, ठीक है, भैंस का बुबोलिस है, उसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। भैंस का क्या है, बुबोलिस, ठीक है, याद रखिएगा, ये भैंस का है दोस्तों, ठीक है। भैंस का क्या है, बुबोलिस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, बुफाइलो का, ठीक है। एक सेकंड, अब मिट नहीं रहा है, एक सेकंड दोस्तों। चलिए मक्खी,
तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कि मस्का डोमेस्टिका कैसे याद रखना है। तो मक्खी जो होता है, घरेलू मक्खी का नाम सुना है ना आपने, घरेलू मक्खी। तो घरेलू का इंग्लिश क्या होता है? डोमेस्टिका। अब मक्खी में देखिए, एम माँ से मक्खी और माँ से मस्का। ठीक है, तो आराम से आप याद रख सकते हो दोस्तों कि मक्खी का जो हो जाएगा वो मस्का डोमेस्टिका। आप घरेलू देखिए ना, घरेलू मक्खी का नाम सुना होगा, घरेलू यानी डोमेस्टिका, घरेलू यानी डोमेस्टिका। ठीक है, अमां से मस्सी, अमां से मस्का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़ते हैं आगे। आम, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बहुत सारों को पहले से ही पता होगा, मैंगी फेरा इंडिका होता है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिका। वह बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम, अब तो पूछता नहीं है। ठीक है, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है? धान। तो धान का क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, धान को भी बहुत सारे को पता होगा, धान का क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। ये ध्यान में रखना है आपको, धान का क्या? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। गेहूँ, तो गेहूँ का क्या है? ट्रिटिकम एसिटिवम, ट्रिटिकम एसिटिवम। देखिए, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, आप बोलिए गेहूँ, याद रहेगा तो आप बोलिएगा गेहूँ का पेड़। आपको क्या बोलना है? गेहूँ का पेड़। किसका पेड़? गेहूँ का पेड़। तब बताइए हमें दोस्तों कि पेड़ का इंग्लिश क्या होता है? पेड़ को हम ट्री बोलते हैं ना, ट्री। पेड़ को हम क्या बोलते हैं? ट्री। तो देखिए, ट्री आया है। ठीक है, तो आराम से बस हमें एक लेटर में ही उसका कोरिलेशन ढूंढ लेना है दोस्तों, बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, उतना ही काफ़ी है। यानी पेड़ का क्या इंग्लिश होता है? ट्री होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एसिटिवम। तो जब भी अगर आपको गेहूं का आएगा वैज्ञानिक नाम, तो आपके दिमाग में ये काम करना चाहिए दोस्तों, गेहूं का पेड़। ठीक है, गेहूं का पेड़। अब पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री, यानी ट्रिटिकम हो जाएगा। आराम से आप कोरिलेट कर सकते हैं, नहीं भूलिएगा कभी भी नहीं। ठीक है, बस आप ट्रिक को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, अपने जहन में रखिए। नेक्स्ट क्या है? मटर। मटर का क्या हो जाएगा? पाइजम सेटाइवम। बिल्कुल हल्का है। आप ये बताइए, मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं दोस्तों? पी। देखिए ना, पाइजम और उसी वर्ड से मिलता जुलता नहीं है, दोनों को मिलाइए। ठीक है, दोनों एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों। तो मटर का क्या हो जाएगा? पाइजम सेटाइवम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या है आगे? चना। तो चना का क्या है? सीजर एरिटिनम। ठीक है, चना का क्या है? सीजर एरिटिनम। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसका कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, आप याद भी रख सकते हो, और नहीं तो आपसे कुछ बनता है ट्रिक तो आप बना भी सकते हो। ठीक है, सीजर एरिटिनम जो होता है वो चना का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा, सीजर एरिटिनम चना का। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट है दोस्तों, सरसों। सरसों का क्या होता है? ब्रासिका कंपेस्टेरिस। कैसे याद रखिएगा? ब्रासिका कंपेस्टेरिस कैसे याद रखना? देखिए देखिए, इसे याद रखने के लिए सरसों में एक क्या, देखिए सरसों में, सरसों का अगर बोलिएगा तो उसमें ससरना एक वर्ड आएगा दोस्तों, ससरना। ठीक है, ससरना मतलब क्या? स्लिप करना। ससरना मतलब स्लिप होना। ठीक है, अब ब्रासिका में बार एक वर्ड आएगा दोस्तों, बार बार। क्या? बार बार। तो यहाँ से आप बार क्या बोलते हो? बार बार ससरना। कोई स्लिप वाली जगह है तो वहाँ पर आप क्या होगा? बार बार स्लिप करिएगा, बार बार ससरिएगा। ठीक है, तो बस वहीं से सरसों में मैंने क्या लिया? सरसों से ससरना वर्ड को मैंने उठा लिया। ठीक है, अब ब्रासिका में बार। ठीक है, यानी बार बार ससरना। तो अब आराम से आपको याद आ जाएगा कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ब्रासिका कंपेस्टेरिस, ब्रासिका कंपेस्टेरिस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही आज का था, इतना दोस्तों। तो आगे क्या है? आगे देखिए, दी एंड हो चुका है। तो ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का पार्ट 1 था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें। ठीक है, अब ये बायोलॉजी का टॉपिक आपको डेली चलेगा दोस्तों, और एक भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। जितना भी बायोलॉजी पढ़ाऊँगा
ठीक है, पूरी मन से पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों का काम, आप लोगों का बस इतना काम है दोस्तों कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और चैनल्स को देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, मेरा काम बस होता है दोस्तों मेहनत से पढ़ाना। मैं मेहनत से पढ़ाऊँगा, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। बस आपका काम होता है, बस चैनल पर आप सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप सपोर्ट बनाइएगा, चैनल आगे बढ़ाइए। आप ही लोगों का चैनल है दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट बना कर रखिए। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में टोटल जितना भी इसमें करीब दोस्तों 15-20 चैप्टर होगा दोस्तों। ठीक है, तो टोटल चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे, ठीक है, एस एस सी जी एल हो, सी पी ओ हो, सी एच एस एल हो, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट हो, दिल्ली का वैकेंसी हो, बिहार का वैकेंसी हो, झारखंड का वैकेंसी हो, चाहे कोई भी पी सी एस, ऑल पी सी एस एग्ज़ाम हो, या जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें बायोलॉजी का तो क्वेश्चन तो रहता ही है। बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछता है, तो बायोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, बस आप मेहनत से पढ़िए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं वीडियो आप लोग यहीं तक रहने देता हूँ, ये वीडियो। ठीक है, ये पार्ट 1 था। इसके बाद आगे जो आएगा वो वीडियो का पार्ट 2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।